उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम फर्दर ऑन डिस्कस कर रहे हैं, और एक और टर्म न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है इम्पल्स, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, that is unbalanced force is equal to rate of change of momentum, or is it equal to product of mass into acceleration, or it is equal to mass into change in velocity per second। तो ये तीन एक्सप्रेशन है आपके पास फोर्स को कैलकुलेट करने के। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड थर्ड force is equals to product of mass into change in velocity upon time taken. So these are the three expressions to calculate the force acting on the object. So the first question is, an object of mass 10 gram, an object of mass 10 gram whose initial velocity is u meter per second, initial velocity is 50 meter per second, and an unbalanced force is acting on it for time 2 seconds. Its velocity increases and becomes 70 meter per second. Find initial momentum, final momentum, change in momentum, acceleration and force। देखिए, repeat the question. An object of mass 10 gram whose initial velocity is 50 meter per second, when unbalanced force is acting on it for a time 2 seconds, its velocity increases and becomes 70 meter per second. Find its initial momentum, final momentum, change in momentum, acceleration and force। तो देखिए, आपको इनिशियल मास दे रखा है 10 ग्राम, तो ग्राम आपका मास का है, सीजीएस यूनिट होता है, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 10 डिवाइड बाय 1000 हो गया 0.01 kg। कितना हो गया? 0.01 kg। ये आपका मास का वैल्यू आ गया, ऐसा यूनिट। अब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका u कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, तो ये हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आया pi इज इक्वल टू m इंटू यू, ये इज इक्वल टू m इंटू यू। तो m है 0.01 इंटू 50, ठीक है। तो ये 100 हो गया 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया? 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड है फाइनल मोमेंटम, दैट इज pf। pf की वैल्यू होगी m इंटू v। तो 0.01 इंटू 70, ये हो जाएगा 0.7 kg मीटर पर सेकेंड। सो इज इट क्लियर? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ में आया? एनीवन? क्या कह रहे हैं बेटा? कौन सा पोर्शन समझाना बेटा?
ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन हमने डेराइव किया ना बेटा। F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो ये पूरा डेराइव करके बताना है। मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं। देखो ऑब्जेक्ट का मास 10 ग्राम है, आपको क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम whose initial velocity is 50 meter per second, when unbalanced force is acting on it for 2 seconds, then its velocity increases and becomes 70 meter per second. तो आपको 5 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास है 0.01 इनटू 50, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास है 0.01 इनटू वेलोसिटी है 70, तो ये हो गया 0.7 kg मीटर पर सेकंड। देखिए इनिशियल मोमेंटम हो गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आता है चेंज इन मोमेंटम। ये दोनों पार्ट समझ में आए राहुल? यस। हाँ क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, सारी फोर्स की इक्वेशन है, लास्ट क्लास में हमने यही तो डेराइव करी थी। देखिए फोर्स क्या होता है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होता है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied unbalanced force. Delta P by delta T is directly proportional to F. यही तो स्टेटमेंट होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके यदि हम कांस्टेंट रखें के की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया। फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी, तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है, तो इनटू ए, ये तीसरा एक्सप्रेशन आ गया। ये तीनों एक्सप्रेशन फोर्स के ही हैं। हाँ बोलिए। वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, वो इंपल्स है बेटा, अभी डिस्कस करना बाकी है। वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पीछे वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये F इंटू डेल्टा टी वो इंपल्स है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों पार्ट समझ में आए, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब आता है तीसरा पार्ट, नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है 0.7, इनिशियल मोमेंटम है 0.5, तो ये हो गया 0.2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a that is v minus u upon t। तो v है 70, u है 50 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 20 बाय 2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है लास्ट पार्ट, फोर्स। फोर्स की जगह, फोर्स में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Pf माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी। दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी, हम दोनों से
वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। F इज इक्वल टू MA 0.01 इंटू 10, ये देखिए 100, ये 0 से 0 कैंसिल, फोर्स की वैल्यू आ गई 0.1 न्यूटन। ये आपका m इंटू ए से आ गया। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 0.2 अपॉन डेल्टा टी कितना है, चेंज टाइम इंटरवल कितना है 2, तो 0.2 डिवाइड बाय 2 यानी 0.1। तो देखिए F इज इक्वल टू MA लगाएं या फिर F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T लगाएं, वैल्यू सेम ही आएगी फोर्स की। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0.1 न्यूटन। इज इट क्लियर? हाँ, सब लोगों को समझ में आया? अक्षत, प्रियांक, दिशा, तक्ष, तीर। Now, next question. A car whose initial velocity is 108 km per second applies the brake after facing an obstacle. The car stops or it comes into the rest after the 4th second. Then calculate the force exerted by the brake on the car if the mass of the car along with the passenger is 1000 kg. M is not stands for momentum, M is for mass. मोमेंटम के लिए P रहेगा। देखिए क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। एक कार है जिसका इनिशियल स्पीड आपको कितना दे रखा है, 108 किलोमीटर पर आवर। नाउ आफ्टर फेसिंग एन ऑब्स्टेकल, एक रिजिड ऑब्स्टेकल उसने फेस किया, तो कार अप्लाइज द ब्रेक एंड इट कम टू द रेस्ट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। मास कार का कितना है, 1000 kg अलॉन्ग विद द पैसेंजर। तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ओवर द कार। अब देखिए यहाँ सिंपल सा क्या लॉजिक है, आपका जो कार है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एज यू अप्लाई द ब्रेक उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। सो द एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या कंसर्न है कि जैसे ये आपका 4 व्हीलर है, कार है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है पर उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन। When the force and the velocity of car is in the same direction, the velocity of car increases, but the velocity of the car and force is in opposite direction. At that situation, velocity of car decreases. तो यहाँ जब आपका व्हीकल जो है ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है और डिक्रीज होके कितना हो गया है, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कार का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स जो होगा वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए पहले इस मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी आया है किलोमीटर पर आवर में जो दे रखी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 108 इंटू 5/80। जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 18। अभी कितना होगा, 6। 18 6 108, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। नाउ F इज इक्वल टू m इंटू a। सो F, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन t। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 30 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है,
तो 0 माइनस 30/4। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 और टाइम 4, तो ये हो गया -30/4। कितना हो गया? -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हुआ? माइनस का 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास कितना है? 1000। एक्सेलरेशन कितना है? -15/2। तो ये हो गया 7000 माइनस ऑफ 7500 न्यूटन। सो दिस नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन सिंपली यही बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार। नेगेटिव साइन का क्या रोल है कि आपका जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है या व्हीकल पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट है। दैट्स इट। नेगेटिव साइन का यही रोल है। इज इट क्लियर? समझ में आया? एवरीवन, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हाँ बेटा करवा। हाँ भाई, आया सब लोगों को समझ में? राहुल, मेधा, मिश्री, दिशा, प्राप्ति, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now a ball of mass 20 gram performing a motion and whose motion is given by a velocity time graph. उस बॉल के लिए आपको क्या दिया हुआ है? उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी आपको दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर और टाइम आपको दिया हुआ है सेकंड के अंदर, और ग्राफ किस अकॉर्डिंग दिया हुआ? देखिए ग्राफ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये टाइम 0 सेकंड और 10, ये टाइम है आपका 10 सेकंड। 10 सेकंड पर आपका वेलोसिटी बॉल का कितना हो गया है? 0। कितना हो गया है? 0। मतलब आपको इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके क्या पता चल रहा है? देखिए कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको उस ऑब्जेक्ट या उस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ t = 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम क्या है? t = 0 सेकंड पर है और ये t = 10 सेकंड। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके मुझे क्या मिल गया है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच फोर्स डज द टेबल exert on the ball to bring it at rest। मतलब आपका जो बॉल है वो टेबल पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो टेबल जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करे कि बॉल रेस्ट में आ जाए। तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F = m × A। F = m × A। अब m की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20/1000, ये हो गया 0.02 kg। कितना हो गया? 0.02 kg। अब देखिए यहाँ जो वेलोसिटी दे रखी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपका वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो हाउ
हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर 1/100। मैंने क्या पूछा है, हाउ मेनी मीटर इन 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आया a = v - u/v, तो v की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -0.2, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 0.2। a की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0.2 और टाइम की वैल्यू है 10 सेकंड। तो ये हो गया -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए, ये मास है, ये एक्सेलरेशन, दोनों आ गए। तो फोर्स की वैल्यू F m into a, तो मास है 0.02 इंटू एक्सेलरेशन है -0.02, माइनस आ जाएगा। इसको लिख दिया 2 इंटू 10⁻², इसको लिख दिया 2 इंटू 10⁻², ये हो गया -4 इंटू 10⁻4 न्यूटन। सो दैट विल बी द फोर्स। तो ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल, बाय द टेबल। टेबल इतना फोर्स एक्सर्ट करेगी। इज इट क्लियर? Anyone? Is there any doubt? तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए? Now, after that, now we'll discuss next section of this Newton's second law of motion, that is impulse. ठीक है? What is the daily life application of the Newton's second law of motion? Newton's second law of motion की डेली लाइफ में, हमारी रियलिस्टिक लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें एक टर्म डिस्कस करना है, इम्पल्स। और इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो इम्पल्स क्या होता है, व्हेन इम्पल्स so when large force acting on an object for small time interval create an impulse. Impulse क्या है? When a large force acting on an object for a small time interval, then product of force and time interval create an impulse. देखिए इम्पल्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, J = F into delta T. When you apply a large magnitude of force, a force of larger magnitude is applied on an object for a smaller duration. ये ड्यूरेशन स्मॉलर है, बहुत स्मॉलर ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ जो कांटेक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, सो इट विल क्रिएट अ लार्ज इम्पल्स। देखिए इम्पल्स का मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर, जैसे बॉलर जैसे ही बैट्समैन को बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल फेंकता है, तो क्या होगा, जैसे ही बॉल बैट के कांटेक्ट में आएगी, तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है वो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए है,
और जैसे ही बैट्समैन बॉल को शॉट करेगा, सो मींस इट अप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इट विल क्रिएट अ लार्ज इम्पल्स। वो क्या करेगा? लार्ज इम्पल्स क्रिएट करेगा। तो इम्पल्स क्या होता है? F into delta t. So when large amount of force is acting on an object for a small time interval, then the product of these two physical quantity create an impulse. क्या create करेगा? Impulse create करेगा। अब देखिए, from Newton's second law of motion, हमने F की वैल्यू क्या रखी थी? डेल्टा P by डेल्टा T। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है बेटा? डेल्टा का मीनिंग है स्मॉलर चेंज। डेल्टा मींस स्मॉलर चेंज। डेल्टा का मतलब है स्मॉलर चेंज। तो देखिए, डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो गई? F इंटू डेल्टा टी। तो ये देखिए, F इंटू डेल्टा टी यहाँ आ रहा है, तो F इंटू डेल्टा टी क्या है? हमारा इम्पल्स है, तो ये हो गया इम्पल्स। तो इम्पल्स का दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए दो, आपके पास इम्पल्स के लिए दो टर्म आ गई। इम्पल्स क्या होगा? लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। J is equals to F into delta T और J is equals to delta P. Change in momentum is equals to impulse and तो impulse के लिए J is equals to F into delta T और it is equals to delta P. Impulse is equals to, वो तो जिसने डेराइव की उससे पूछना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये दो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी इम्पल्स की। इज इट क्लियर? इम्पल्स क्या होता है, समझ में आया? तो देखिए, इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg whose initial velocity is 10 meter per second and as we apply unbalanced force on it increases its velocity and becomes 20 meter per second. Find impulse of the object. क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो इम्पल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? J इज इक्वल टू डेल्टा P, यानी दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो J की वैल्यू हो जाएगी m v माइनस u। देखिए, फाइनल मोमेंटम है m इंटू वी और इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू। तो m v माइनस यू आपका क्या हो जाएगा? इम्पल्स। तो J इज इक्वल टू m की वैल्यू है 5, 20 माइनस 10, तो J की वैल्यू हो गई 50। अब J का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मैंने इम्पल्स के लिए यूनिट आप क्या रखेंगे? इम्पल्स इज इक्वल टू न्यूटन इंटू सेकेंड या फिर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए, ये दो एक्सप्रेशन से आपको दो यूनिट मिल रही है, फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड और चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इम्पल्स के लिए दो यूनिट आते हैं। तो इम्पल्स के लिए या फिर मोमेंटम के लिए दो यूनिट हो सकती है। मोमेंटम या तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होगा या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। मैंने जब मोमेंटम डिस्कस किया था तब मैंने बोला था कि मोमेंटम के लिए ये जो टर्म आती है न्यूटन इंटू सेकेंड, वो न्यूटन इंटू सेकेंड यहाँ से डेराइव हुआ या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डेराइव कर सकते हैं। तो आपका इम्पल्स कितना हो गया? 50 न्यूटन इंटू
सेकेंड. इज इट क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज इम्पल्स? कौन सा सेकंड स्टेप? ये वाला. देखिए इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू. m कॉमन ले लिया मैंने, v माइनस यू. तो ये हो गया इम्पल्स. इज इट क्लियर? Is there any doubt?